स्टूडेंट्स ईओक्यू का एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले सो दैट आपके एग्जाम में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था उसमें सब कुछ आएगा, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, उसके साथ साथ आपका रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू भी पूछा होगा। लेकिन ईओक्यू से अगर एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन आता है तो वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6, सीए में इंटर जून 2023 में ये क्वेश्चन आया था। 5 मार्क का भी आ सकता है, मतलब आज के टाइम पे तो 7 मार्क का ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली वो हम लोग कवर करते हैं। देखो ईओक्यू की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो आपका लेवल सेटिंग से आता है उसमें ईओक्यू, उसमें एक लेवल में ईओक्यू आपको कुछ क्वेश्चन में पूछा होता है कि व्हाट इज द रीऑर्डर क्वांटिटी, और मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए आपको रीऑर्डर क्वांटिटी की जरूरत है, यानी कि ईओक्यू वहां पे आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन ईओक्यू से कभी कभी सोलो क्वेश्चन भी आ जाता है, और उसमें क्या होता है ना, उसमें नॉर्मली आपको क्वेश्चन में पूछा होता है कि सर ईओक्यू निकालिए, उसके साथ साथ आपको दिया होगा कि भाई हमारे पास एक ऑफर है, हमारा जो सप्लायर है, सप्लायर ये बोल रहा है कि अगर आप इतने एक्स अमाउंट का क्वांटिटी हमसे परचेज करोगे एट ए टाइम तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि ईओक्यू को एंड जो डिस्काउंट ऑफर आपके पास है उसे रिव्यू करना, उसे कंपेयर करना, एंड व्हिच इज मोर बेनिफिशियल टू यू, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आते हैं। ओके, तो हम अब एक इसी टाइप का क्वेश्चन करने वाले जहां पे आपका ईओक्यू निकालने के लिए दिया गया है, उसके साथ साथ आपको पूछा गया कि एक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, क्या आप उस डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। राइट, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, देखो मेसर्स स्मृति लिमिटेड बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 80,000 यूनिट। स्मृति लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एनुअल रिक्वायरमेंट जिसका कितना है 80,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट अल्फा इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, क्या बोल रहा है कि स्मृति लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 10 इंस्टॉलमेंट में आपका क्या कर रहा है, कंपोनेंट अल्फा बोल के एक प्रोडक्ट है उसे मंगा रहा है। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 का है, 10 इंस्टॉलमेंट में मंगा रहा है, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में 8,000 वो मंगा रहा है। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ अल्फा कॉस्ट 10 रुपीज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25। अच्छा, एक बार ऑर्डर करने का जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज है, एंड ईच कंपोनेंट ऑफ अल्फा, अल्फा की एक कंपोनेंट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। ठीक है, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट आपका कितना है सर, 20%। ओके, you are asked by Smriti Limited to find out the total annual cost of existing policy. Also, how much money can be saved by using EOQ, economic order quantity. ठीक है, चलो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि सर करेंटली स्मृति लिमिटेड का कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, करेंटली स्मृति लिमिटेड का कितना खर्चा आ रहा है ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन में लिखता हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 इसके गिवन एग्जाम में आप लोगों को सर कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स में करवा रहा हूं अभी रिवीजन क्लासेस में भी, इट्स ओनली बिकॉज कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएगा, हाउ यू शुड प्रेजेंट योर आंसर, आपके आंसर आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते। तो सबसे पहले आएगा सर एनुअल डिमांड। सर एनुअल डिमांड यानी कि ए कितने का है सर, आंसर इज 80,000 का। ठीक है, उसके बाद सर अगर हम लोग बात करेंगे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर कितना होने वाला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि ओ की अगर मैं बात करूं तो वो है सर 25 रुपये। सर कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कितने होने वाला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल की कॉस्ट सर कितना होने वाला है, सर इसका कॉस्ट होने वाला है ₹10 पर यूनिट। और सर कैरिंग कॉस्ट कितना होने वाला है, इसकी अगर मैं बात करूं सर कैरिंग कॉस्ट की तो बहुत ही सिंपल है, ₹10 इंटू 20% यानी कि ₹2 होने वाला है। सही है सर, तो इतना क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया सर, ये जो है ये क्वेश्चन में आप लोगों का गिवन है। राइट, अब चलिए हम लोग निकालते टोटल एनुअल कॉस्ट।
टोटल एनुअल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। सर एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंडर, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंडर टोटल हमारा कितना कॉस्ट आज के टाइम पे सर आ रहा है? देखो इसमें 3 कॉस्ट बेसिकली एसोसिएटेड है। नंबर 1 परचेज कॉस्ट, यानी कि भाई आप जितना रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट कर रहे हो, आप जितना रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट कर रहे हो वो आपका कॉस्ट है। दूसरा आएगा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड तीसरा आएगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सही है सर? तो चलिए बात करते हैं। देखो सबसे पहले निकालेंगे एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट। तो सर ये कैसे आएगा? 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाइड बाय ₹10, यानी कि सर टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 8 लाख। ठीक है, चलो सबसे पहला कॉस्ट खत्म हो गया। दूसरा सर कॉस्ट क्या आ जाएगा? एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये आ जाएगा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला सर कैसे निकलेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट? तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, AO बाई Q, यानी कि क्वांटिटी ऑर्डर डिवाइडेड बाई एनुअल कॉस्ट, मतलब एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई Q। सर एक बात बताइए, फॉर्मूला कैसे आया? अभी आप लोगों को बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया। देखो इस फॉर्मूला का डेरिवेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग कॉपी कर सकते हो अभी के अभी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? किसी भी मटेरियल की जब आप कंजप्शन कर रहे हो तो सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा जरा बताइए। देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा सर नंबर ऑफ द ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर ये तो सही है, नंबर ऑफ द ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर सर कैसे आएगा? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑर्डर सर, एंड उसके बाद कॉस्ट पर द ऑर्डर आ जाएगा। सर एनुअल डिमांड स्टैंड फॉर ए, ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टैंड फॉर ओ, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑर्डर। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका फॉर्मूला सर हो जाएगा AO बाई क्यू। समझ में आ गया? तो जरा इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं, फटाफट जरा कॉपी कर लीजिए। सो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आ जाएगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है सर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसा आएगा? भाई जितना आप डिमांड करते हो, एनुअल डिमांड आपका जितना है, एनुअल डिमांड सपोज हमारे केस में 80,000 डिवाइडेड बाई एट ए टाइम हम कितना मंगा रहे हैं? 8,000 मंगा रहे हैं ऑन एग्जिस्टिंग सिस्टम, क्योंकि 10 इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं ना, तो 10 बार का हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 10 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट पर द ऑर्डर। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला अगर हम लोग निकाले शॉर्टकट में तो AO बाई क्यू। ठीक है, आप इसे जरा कॉपी कर लीजिए फटाफट। सिमिलरली सर एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? एवरेज स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो सर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा? सपोज हम एक बार में 8,000 क्वांटिटी मंगा रहे हैं, तो पहले जब हमारे पास होगा स्टॉक हमारी गोडाउन में कितना होगा? 8,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद वो यूज होता जाएगा एंड लास्ट में 0 हो जाएगा। तो जितना हम ऑर्डर कर रहे डे 1 में हमारे पास उतना फुल स्टॉक है, और डे जो लास्ट डे होगा ना उसमें 0 होगा। तो एवरेज स्टॉक जो होगा वो होगा क्वांटिटी ऑर्डर प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो सर ओपनिंग स्टॉक में कितना होगा? क्वांटिटी ऑर्डर, क्लोजिंग स्टॉक में होगा 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, यानी कि क्वांटिटी ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2। तो हम ये लिख सकते हैं कि Q बाई 2। उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे C, यानी कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होने वाला है सर? तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QC बाई 2। ठीक है, अब डिटेल में हम लोग इसके बारे में क्लास में ही बात करते हैं, लेकिन आप इसे कॉपी कर सकते हो ये दो फॉर्मूला, और ये दो फॉर्मूला हम आगे जाके यूज करने वाले। सो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? AO बाई क्यू। एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? QC बाई 2। ठीक है, तो चलिए जरा बात करते। सो सर हमारी यहाँ पे AO बाई क्यू कितना होने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 10 मल्टीप्लाइड बाई ₹25। तो ये सर कितना होने वाला है? 250 रुपीज। ठीक है सर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा? एनुअल कैरिंग कॉस्ट
सर एनुअल कैरिंग कॉस्ट की बात करें, अभी आपने फॉर्मूला बताया था QC/2, ठीक है, तो ये है QC/2। सर Q कितना आया सर 8000 का, हम एक बार में ऑर्डर करते। 8000 कैसे आया, क्योंकि 10 मतलब टोटल 80,000 एनुअल डिमांड है और हम लोग एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 10 इंस्टॉलमेंट में उसे ऑर्डर करते, तो 8000 आ जाएगा एक इंस्टॉलमेंट में, इनटू ये हमारा कितना है 2 डिवाइडेड बाई सी बोल रहा हूं मतलब 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 8000। तो सर टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, टोटल कॉस्ट ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, टोटल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, सर ये कितना आ जाएगा 8,08,250, 8,08,250। तो सर यहां तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, ठीक है सर, जरा कॉपी कर लीजिए इसे फटाफट। ओके, तो देखो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से सर हमारा कितना खर्चा आ रहा है, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तीनों को मिला लो 8,08,250 आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट अंडर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। तो सर सबसे पहले EOQ इक्वल टू 2AO/C इसका होल रूट ओवर, तो सर 2 इंटू A फॉर 80,000, मतलब A स्टैंड फॉर 80,000 एनुअल डिमांड, O इज योर 25 रुपीज एंड C इज योर 2 रुपीज। तो सर इसका रूट ओवर अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये सर आपका आ जाएगा 1414.21 और हम बोल सकते हैं 1414 अप्रोक्स, ठीक है। सो 1414 यूनिट्स आपका आ जाएगा टोटल, सही है। चलो देखो EOQ सर हमारा कितना आ जाएगा 2AO/C, ठीक है, तो टोटल 2 लाख का अगर होल रूट ओवर आप निकालोगे तो 1414 आ जाएगा, सही है सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं तीनों कॉस्ट निकालने की। तीनों कॉस्ट में आपका क्या आ जाएगा, नंबर 1 एनुअल परचेज कॉस्ट, सर क्योंकि हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा 80,000 इंटू योर 10 रुपीज यानी कि 8 लाख। यहां पे सर कॉस्ट सेम ही रहेगा 8 लाख। द बिगेस्ट चेंज जहां पे चेंज आपका आ जाएगा वो आएगा आपका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना आ जाएगा AO/Q, ये आपका फॉर्मूला है ना, तो ये आपका ये आ जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 1414 इंटू 25 इंटू आपका 25। तो सर कितना आ जा रहा है देखो, ये सर आपका आ रहा है टोटल अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ रहा है सर, $1425, ठीक है सर। इसके बाद हमारा कितना आ रहा है एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सर अगर एनुअल कैरिंग कॉस्ट की हम बात करें, इसका फॉर्मूला क्या है QC/2, तो सर Q कितना है 1414 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1414। सर एक बात बताइए, आपने तो बोला था कि EOQ में ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम ही रहेंगे, यहां पे भी बच्चों आंसर सेम ही रहेगा। अगर आप क्या करोगे 1414.21 ले लोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा, 1414.21 ले लोगे अगर, जो अप्रोक्सीमेट हमने लिया है 1414, उसकी वजह से ये 1425 आ रहा है। वरना अगर हम आंसर उसी तरह से करोगे तो 1414.21 ही आएगा, डेसिमल में आएगा। यहाँ पे हमने अप्रोक्स ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी होगा। आप एग्जाम में 1414.21 ले सकते हो, आंसर देखना आप लोग पूरा सेम ही आएगा, क्योंकि EOQ के अंडर कंडीशन क्या है कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमल एंड बोथ आर इक्वल।
एनुअल इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जहां पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम एंड जिसकी केस में क्या होगा, दोनों सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल अगर हम लोग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा 8,02,839, 8,02,839। तो सर हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम में कितना सेल हो रहा था, मतलब कितने का कॉस्ट आ रहा था, 8,08,250। सर हमारा ईओक्यू के अंडर कितना कॉस्ट आ रहा है, 8,02,839। सो सर सेविंग इन कॉस्ट कितना हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग एओक्यू, तो यहां पे हम लोग लिख लेते ड्यू टू चेंज इन ऑर्डरिंग पॉलिसी and by opting EOQ model for ordering inventory, Smriti Limited can save rupees 5,411। कैसा आया सर, 8,08,250 माइनस 8,02,839, ठीक है, सही है सर। तो सर ईओक्यू तो हमें चूज करना चाहिए और उसकी वजह से मतलब स्मृति लिमिटेड को ईओक्यू चूज करना चाहिए एंड उसकी वजह से उसकी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5,411 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है सर। तो जरा इसको एक बार आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, उसका फोटो वगैरह कुछ ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन हम लोग आगे जाने वाले हैं। यहां तक जरा कॉपी कर लीजिए सबसे पहले, सही हो गया सर, फोटो ले लीजिए, टाइम नहीं देंगे, उसके बाद ये वाला कॉपी कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलो डन। अब हम लोग बात करेंगे सर नेक्स्ट हमारा मटेरियल कॉस्टिंग में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ईओक्यू का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एबीसी एनालिसिस। सर ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एग्जाम में कभी कभी थ्योरेटिकल पॉइंट में आ भी जाता है। व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? As you know students, ABC analysis stand for always better control. ABC stand for always better control. अब ये इन्वेंट्री स्टोरेज कंट्रोल में या फिर मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट सिस्टम है। एबीसी कॉस्टिंग में बेसिकली होता क्या है, एबीसी कॉस्टिंग में मटेरियल की जो कैटेगरी है ना, वो उसकी वैल्यू के बेसिस पे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी इसमें डिवाइड किया जाता है। यानी कि एक एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके घर में जो गोल्ड है, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू ज्यादा है, तो वो ए कैटेगरी में रहेगा। ओके, उसको आप लोग लॉकर वगैरह में, उसको लॉकर वगैरह में या फिर सेफ वगैरह में आप रखोगे, संभाल के रखोगे। बी कैटेगरी प्रोडक्ट इज, बी कैटेगरी आइटम इज हु हैव मॉडरेट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट भी मॉडरेट है, उसकी कॉस्ट भी मॉडरेट है एंड उसकी वैल्यू भी मॉडरेट है। ओके, आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, आप कैश वगैरह ले सकते हो। तो ये क्या है कि उनकी वैल्यू जितना है मतलब मॉडरेट है, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपकी सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, दीज आर द मॉडरेट वैल्यू। और इन्वेस्टमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सारे क्या होगा कि अगर चोरी होगा तो आप दोबारा ला सकते हो, लेकिन ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं जो लोअर कैटेगरी आइटम्स है वो आपके सी कैटेगरी में आएंगे। अगर हमें कंस्ट्रक्शन साइट के एग्जाम्पल लेना, तो आपकी जो टीएमटी बार होता है ना, जो लोहे का रॉड होता है ना, वो टीएमटी बार वो सबसे महंगा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उस केस में क्या होगा, वो ए कैटेगरी आइटम में आएगा। बी कैटेगरी आइटम में सर क्या आएगा, बी कैटेगरी आइटम में आपकी जो सीमेंट वगैरह है वो बी कैटेगरी आइटम में आएगा, थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है। और जो सी कैटेगरी आइटम आएगा, जो बालू होता है ना, ठीक है, जो सैंड होता है बालू, तो वो बालू होता है, वो आपको पता है कि बाहर ऐसे ही मतलब जो चिप्स होता है, ओके, जो रॉक वगैरह होते हैं, छोटे छोटे रॉक चिप्स होते हैं, वो बाहर ऐसे ही पड़े रहते हैं। ओके, जो बालू होता है आपका, सैंड होता है, वो भी ऐसे ही बाहर पड़ा रहता है, तो वो सी कैटेगरी आइटम है। तो एबीसी एनालिसिस क्या करता है कि मटेरियल्स को अपनी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे या फिर उनकी वैल्यू बेसिस पे तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर लेता है। ए कैटेगरी लोअर इन क्वांटिटी हायर इन वैल्यू, बी कैटेगरी मॉडरेट इन क्वांटिटी मॉडरेट इन वैल्यू एंड सी कैटेगरी
हायर इन क्वांटिटी बट लोअर इन वैल्यू। सेम आप एग्जांपल ले सकते हो किसी भी स्पाइसेस के स्टोर में, जहां पे जो सैफरन होता है ना, केसर, केसर की वैल्यू 1 किलो 3 लाख के बराबर है या फिर 4 लाख के बराबर है, तो उसे संभाल के रखेंगे। छोटा सा अमाउंट होगा या फिर जितना भी केसर होगा वो उसे बहुत संभाल के रखेंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे इलायची, इलायची एक बी कैटेगरी आइटम है, ओके, चाहे छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची हो, उसका भी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, सपोज उसकी केजी 10,000 के आसपास है, लेकिन वो भी मॉडरेट कैटेगरी में आता है। और एक होता है आपकी जो मतलब मिर्ची होता है ना जो, ठीक है, जो चिली होता है, चिली पाउडर या फिर आपका जो तेज पत्ता होता है, वो ऐसे ही बाहर मतलब रखा जाता है क्योंकि वो वैल्यू में सस्ता होता है, ठीक है। चलो, okay, so there are 3 category products: A category, B category and C category. Sir, what are the advantages of ABC analysis? This is one of the most asked question in your examination कि सर ABC एनालिसिस का एडवांटेजेस क्या क्या है। देखो, ABC एनालिसिस की अगर हम एडवांटेजेस की स्टूडेंट्स बात करें तो सबसे पहला एडवांटेजेस है continuity in production. It ensures that without there being any danger in the interruption of the production for what want of material or stores, minimum investment will be made in inventories of the stock of material or stock in trade to be carried. देखो, एबीसी एनालिसिस का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि सर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने में, इन्वेंट्रीज की स्टोरेज में, वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि ए कैटेगरी वाले आइटम को आप हायर प्रायोरिटी देते हो, उसे अच्छे से स्टोर करते हो। बी कैटेगरी आइटम को थोड़ा सा मॉडरेटली आप स्टोर करते हो, बट सी कैटेगरी आइटम को आप बहुत, मतलब सी कैटेगरी आइटम को बहुत नेग्लेक्टली आप या फिर बिल्कुल स्टोर नहीं करते हो, मतलब स्टोर करते हो बट ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, ठीक है। लोअर कॉस्ट, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट की कैटेगराइज करते हो तो आपको पता है कि भाई किसको कितना मतलब किसको कितना स्टोर करने की जरूरत है, कैसे आप किसको हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसकी स्टोरेज कैसे करेंगे, उसके लिए स्टोरेज कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। तो sorry, the cost of placing order, receiving the goods and maintaining stock is minimized, especially if the system is coupled with the determination of proper economic order quantities. Less attention required, जो लो वैल्यू आइटम्स है उनको आपको कम रिक्वायरमेंट, मतलब कम अटेंशन देना है। जैसे आप देखोगे ना कंस्ट्रक्शन की साइड में बालू ऐसे ही पड़ा होगा, ठीक है, उसको कोई नहीं पूछता है, वो ऐसे ही होगा, कुछ लोग आएंगे उसे लेके चले जाएंगे क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, ओके। लेकिन जो टीएमटी बार है, सीमेंट है, उसको प्रॉपरली सिक्योरिटी के साथ रखा होगा, ठीक है। चलो, सिस्टमेटिक वर्किंग, with introduction of ABC system, much of the work connected with purchase can be systematized on a routine basis to be handled by the subordinate staff. क्योंकि अगर आप ABC एनालिसिस फॉलो करोगे तो एक सिस्टम आपका फॉलो हो जाएगा, एक सिस्टमेटिकली आप काम कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वो आपको बेनिफिट करेगा जो आप सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद एक और सिस्टम है इन्वेंट्री कंट्रोल का, जिसके बोला जाता है FSN सिस्टम, यानी कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री। जैसा आप लोगों का ABC एनालिसिस था, ए कैटेगरी आइटम, बी कैटेगरी आइटम, सी कैटेगरी आइटम, जो कि वैल्यू बेस्ड कैटेगराइजेशन था। यहाँ पे क्या है कि एक प्रोडक्ट कितनी फ्रीक्वेंटली सेल होता है या फिर कितनी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, उस बेसिस पे जो मटेरियल है उसको कैटेगरी किया गया है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग में सर वो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट रहेंगे, देखो, दिस कैटेगरी ऑफ आइटम इज प्लेस्ड नियर टू द स्टोर इशू पॉइंट एंड द स्टॉक इज रिव्यूड फ्रीक्वेंटली फॉर मेकिंग द फ्रेश ऑर्डर। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बार बार आपकी प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो उसका स्टॉक सफिशिएंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टॉक खत्म हो गया तो आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है। दैट्स व्हाई फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका स्टॉक फ्रीक्वेंटली मेंटेन किया जाता है। उन्हें जो स्टोर है ना, स्टोर में इजीली पिकअप जगह पे रखा जाता है, जहां पे जो लेबर आके उसे इजीली पिकअप कर सकते हैं। सर अगर स्लो मूविंग आइटम की अगर हम बात करें, दिस कैटेगरी ऑफ आइटम इज स्टोर लिटिल फार फ्रॉम द स्टॉक एंड स्टॉक इज रिव्यूड पीरियडिकली फॉर एनी ऑब्सोलेंस मे बी शिफ्टेड टू नॉन मूविंग कैटेगरी। जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स है उन्हें स्टोर में थोड़ा सा अंदर रखा जाता है ताकि जब भी मिले, मतलब ये यूज किया जाता है लेकिन इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया नहीं जाता है। उस टाइप के प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, या तो ये धीरे धीरे नॉन मतलब ऑब्सोलेट हो जाएंगे या फिर उनके वेस्टेजेस हो जाएगा, उसके लिए चेक करना है, या फिर तो इन्हें नॉन मूविंग कैटेगरी में डालने के लिए चेक किया जाता है। एंड नॉन मूविंग प्रोडक्ट जो होते हैं ना, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो अब मतलब यूज नहीं हो रहा है, जो ऐसे ही पड़ा है आपके स्टोर में, उसको डिस्पोजल कर देना है
या फिर उसको मार्केट में किसी भी स्क्रैप की प्राइस में बेच देना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी है। जब मटेरियल फ्रीक्वेंटली यूज होता है उस बेसिस पे आपकी मटेरियल मतलब स्टोर को डिवाइड करना और स्टोर की कंट्रोल करना, ठीक है। देखो सम ऑफ द रीजन फॉर स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंटरीज आर स्टेट बिलो, ये इतना भी जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और कैटेगरी है VD एनालिसिस। अब व्हाट डू यू मीन बाय VD एनालिसिस? VD एनालिसिस स्टैंड फॉर वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। VD स्टैंड्स फॉर वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। देखो अंडर दिस सिस्टम, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, अंडर दिस सिस्टम of inventory analysis, inventory are classified on the basis of its criticality for the production function and final product. Generally this is classified down on the separate part which are used for the production. Vital मतलब items are classified as vital when its unavailability can interrupt the production process and causes a production loss. Vital items सर वो आइटम है जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जिसके बिना अगर नहीं है तो प्रोडक्शन इंटरप्ट हो सकता है, प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है, ठीक है। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल बाय द सेटिंग रीऑर्डर लेबल। इस टाइप के जो प्रोडक्ट है इसको आपको टाइम टू टाइम इसका मैनेज करना पड़ता है, इसकी रीऑर्डर लेबल प्रॉपर्ली सेट करना पड़ता है ताकि जब भी स्टॉक कम हो इसको इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करना पड़े, ओके। उसके बाद सर बात करते हैं एसेंशियल प्रोडक्ट की। अगर हम बात करें, आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी आर एसेंशियल बट नॉट वाइटल। ये कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है ये एसेंशियल है पर वाइटल नहीं है। द अनअवेलेबिलिटी मे कॉज सब स्टैंडर्डाइजेशन एंड लॉस ऑफ द एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आइटम अंडर दिस कैटेगरी आर रिव्यूड पीरियडिकली एंड गेट ए सेकंड प्रायोरिटी। अब जो एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनकी सब्सटीट्यूट हमारे पास अवेलेबल है। अगर वह प्रोडक्ट इमीडिएटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, which may impact our quality, which may impact our efficiency, but which can't stop production, जो कि प्रोडक्शन कभी स्टॉप नहीं करेगा। इस टाइप के प्रोडक्ट को बोला जाता है एसेंशियल प्रोडक्ट्स, ओके। उसके बाद आपका डिजायरेबल। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी आर ऑप्शनल इन द नेचर, अनअवेलेबिलिटी डज नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी लॉस। ये जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है ना ये कभी कभी यूज किया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें ना तो आपका एफिशिएंसी रुकेगा, ना तो आपका प्रोडक्टिविटी में कुछ इंपैक्ट आएगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू होता जाएगा। तो जो वाइटल कैटेगरी है उन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, जो एसेंशियल है उन पे थोड़ा सा कम करना है, एंड जो डिजायरेबल है उसमें सबसे ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद एक और कैटेगरी आता है जिसका नाम है हाई, मीडियम एंड लो कॉस्ट इन्वेंट्रीज, यानी कि HML इन्वेंट्री सिस्टम इसे बोला जाता है, यानी कि हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये सिमिलर टाइप का है लाइक ABC आपका, जिसमें हाई कॉस्ट जो मटेरियल होते हैं जिनमें ज्यादा कॉस्ट लगा हुआ है, जिनकी कॉस्ट ज्यादा है, उन्हें फास्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। मीडियम कॉस्ट वो आइटम होते हैं मतलब जिनकी कॉस्ट थोड़ा सा मीडियम है या फिर नॉर्मल रेंज में, उन्हें थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दिया जाता है, एंड लो कॉस्ट इन्वेंट्री को सबसे कम प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में, जो कि है इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का क्या यूज किया जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल में? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रेशियो आता है वो आता है इनपुट आउटपुट रेशियो। सबसे पहला जो इन्वेंट्री आता है मतलब रेशियो आता है वो आता है इनपुट आउटपुट रेशियो। Inventory control can also be exercised by the use of input-output ratio analysis. Input-output ratio is the ratio of the quantity of input of the material to production and the standard of the material contain the actual output. Okay. So input-output ratio में क्या आता है? Quantity of input कितना आपका हुआ है और कितना output आया है, ठीक है, and the standard material content of the actual output. इनपुट मटेरियल डिवाइडेड बाय आउटपुट, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट आपका इनपुट रेशियो आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक और होता है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। जितना आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है उसको डिवाइड कर लीजिए आपका इन्वेंट्री 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो आ जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, ठीक है। उसके बाद है आपका फिजिकल कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें आपका एक सिस्टम है डबल बिन सिस्टम और 2 बिन सिस्टम। अच्छा, डबल बिन सिस्टम क्या होता है? देखो, बिन का मतलब होता है कि एक स्टोरेज प्लेस और एक लार्ज स्टोरेज
कंटेनर जिसमें आपकी रॉ मटेरियल स्टोर होके रहता है। डबल बिन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे दो बीन्स आप मेंटेन करते हो, एक होता है छोटा बीन और एक होता है बड़ा बीन। छोटा बीन आप रखते हो इमरजेंसी टाइम के लिए या फिर मिनिमम लेवल उतना ही आपको मेंटेन करना है, और आप क्या करते हो नॉर्मली जो बड़ा बीन होता है बिग बीन साइज उससे आप रॉ मटेरियल यूज करते हो। जो बड़ा बीन से खत्म हो जाता है तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो और छोटा बीन से यूज करते हो। चलो ओके उसके बाद हम लोग बात करेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। अच्छा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है एंड स्टॉक कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन इसका मतलब क्या है। देखो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग मटेरियल रिकॉर्ड perpetual inventory system represent a system of records maintained by the stores department. It is in fact comprised of bin cards and stores ledger. bin card and stores ledger दोनों को मिला के एक perpetual inventory record जो कि store department maintain करता है वो होता है। The success of perpetual inventory system depend upon the following। अच्छा perpetual inventory system की जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारे पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन स्टोर लेजर सोर्स, number one store ledger showing quantities and amount of each item, stock control card or bin card, reconciling the quantity balance shown by A and B above। देखो सबसे पहले कि आपका स्टोर्स लेजर में जो भी क्वांटिटी अमाउंट शो कर रहा है क्वांटिटी शो कर रहा है उसे ले लीजिए, उसको जो बिन कार्ड में जो क्वांटिटी शो कर रहा है उसे ले लीजिए, दोनों को रिकॉन्साइल करिए। चेकिंग द फिजिकल बैलेंस ऑफ ए नंबर ऑफ आइटम एवरी डे सिस्टमेटिकली एंड बाय रोटेशन, explain promptly the causes of the discrepancies if any between the physical balance and the book figure, making corrective entries wherever required after step E, and remove the causes of the discrepancies refer in step E। okay एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अब ये वाला कभी एग्जाम में नहीं आएगा, इतना भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला आपकी एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। देखो क्या क्या मेन एडवांटेजेस इसका, फिजिकल स्टॉक कैन बी काउंटेड एंड बुक बैलेंस इज एडजस्टेड एज एंड व्हेन डिजायर विदाउट वेटिंग फॉर द एंटायर स्टॉक टेकिंग टू बी डन। तो सबसे पहला ये कि भाई आप अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हो तो एक चीज आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड द बेनिफिट इज कि आपके पास जब आप चाहो तो आपकी स्टॉक की वेरिफिकेशन या फिर बुक बैलेंस आपके पास अवेलेबल है। क्विक कंप्लीशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंटरिम पीरियड ड्यू टू प्रॉम्प्टली अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक फिगर, क्योंकि स्टॉक फिगर आपको एवरी पीरियड में छोटे छोटे पीरियड में अवेलेबल होता है, तो उस केस में क्या होगा आप जब चाहो क्विक कंप्लीशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन में आपका बहुत हेल्प करेगा। Discrepancies are easily located and thus corrective action can be promptly taken to avoid their recurrence। So जो discrepancies हुआ है are easily located and thus corrective action can be promptly taken to avoid their reoccurrence। A systematic review of the perpetual inventory revealed that existing of the surplus, dormant, obsolete or slow moving material so that remedial measurement may be taken in time। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस है। फिक्सेशन ऑफ द वेरियस स्टॉक लेबल्स एंड चेकिंग द एक्चुअल बैलेंस इन हैंड विथ दीज लेबल्स असिस्ट द स्टोर कीपर इन मेंटेनिंग स्टोर रिकॉर्ड्स विद इन द लिमिट एंड इनिशिएटिंग द परचेज रिक्विजिशन। क्योंकि आपके पास हमेशा हर एक स्टॉक का एक्चुअल डाटा अवेलेबल होता है, तो स्टोर कीपर को ये बहुत ईजी हो जाता है कि भाई कौन सा स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, कौन सा फ्रीक्वेंटली मतलब फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, कौन सा नॉन मूविंग प्रोडक्ट है, और इस बेसिस पे वो लेबल सेट कर पाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है? द चेकिंग ऑफ द फिजिकल इन्वेंट्री इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी साउंड सिस्टम ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। The system of continuous stock verification taking consist of physical verification of items of the inventory. The stock verification may be done by internal audit department but are independent of the stores and production staff. Stock verification is done at appropriate interval of the time without prior notice. The element of the surprise is essential for effective control of the system। अच्छा कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं है, मतलब स्टॉक ऑडिट आप बोल सकते हो, इसका सिंपल सा काम है स्टॉक ऑडिट, इसका नाम सिंपल सा क्या है स्टॉक ऑडिट। तो ये स्टॉक ऑडिट का सर क्या फंडा है?
कभी भी जो भी आपका स्टोर डिपार्टमेंट है, जो भी आपका प्रोडक्शन स्टाफ है, उन्हें छोड़ के, क्योंकि दोनों के पास ही रॉ मटेरियल का जो यूसेज की पावर होता है वही रहता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट मटेरियल इशू करता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज करता है, तो ये अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट यूज कर सकते हैं, कुछ भी क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, इसका इंटरनल डिपार्टमेंट मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट उसका ऑडिट कर सकता है, या फिर कोई अदर एजेंसी, कोई अदर आउटसाइडर आके इसके स्टॉक की ऑडिट कर सकता है, जिससे क्या होगा कि एक्चुअली स्टॉक का फिजिकल क्वांटिटी कितना अवेलेबल है और सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं वो मैनेज हो जाएगा या फिर चेक हो जाएगा। उसके बाद सर हम लोग बात करते, ये बाकी सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीफो मेथड का। ओके, फीफो मेथड आप लोगों को पता है, फीफो मेथड एंड लिफो मेथड, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले फीफो मेथड का, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। देखो फीफो मेथड की अगर हम बात करें, देखो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू यही पे होगा फीफो मेथड, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, दिस इज योर फीफो मेथड। ओके, अब ये उसका ओरिजिनल ये नहीं है फीफो मेथड। फीफो मेथड में सर क्या है, देखो it is a system of the pricing the issue of materials in the order in which they are purchased, in other words the material are issued in the order in which they are arrive in the store and the items of the longest in the stock are issued first. सो फास्ट इन फास्ट आउट मेथड, फीफो मेथड बहुत ही सिंपल है कि सर जो भी मटेरियल पहले स्टोर में आएंगे वो पहले इशू किए जाएंगे, मतलब पहले प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है। सो फास्ट इन फास्ट आउट का ये जो फॉर्मूला है कि भाई जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। ओके, दिस मेथड इज मोर सुइटेबल, दिस मेथड इज कंसिडरेबल सुइटेबल इन द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस। सर ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि फीफो मेथड किस टाइम पे सबसे सुइटेबल आंसर देता है। फॉलिंग प्राइस के टाइम पे सबसे सुइटेबल आंसर देता है ये, क्यों? बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू द प्रोडक्शन विल बी हाई व्हाइल द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लो। क्योंकि प्रोडक्शन को जो प्रोडक्ट चार्ज किया जाता है, जब प्राइस फॉल कर रहा है तो फीफो मेथड बेस्ट है। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि आप प्रोडक्ट में ज्यादा मतलब हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो, लेकिन जब आप खरीदोगे उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अच्छा, फीफो मेथड की सर एडवांटेजेस क्या है, बीकॉम में आप लोगों ने पढ़ा था सर, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द एक्चुअल कॉस्ट विथ व्हिच द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन शुड हैव बीन चार्ज्ड। In the case of falling price, the use of this method gives better result. Okay, closing stock of the material will be represent very closely at the current market price. देखो बहुत सारे बेनिफिट्स है इसकी। एक तो ये बहुत सिंपल है कि भाई जो मटेरियल पहले आ रहा है उसे पहले इशू करो। सेकेंड पॉइंट सर क्या है कि जो भी आप प्रोडक्शन में मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन रिप्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट विथ व्हिच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी चार्ज। जो भी आप प्रोडक्शन को चार्ज कर रहे हो ना, वो एक्चुअल प्राइस के हिसाब से चार्ज कर रहे हो। जब फीफो लिफो मेथड आप फॉलो करोगे तो आपने एक मटेरियल खरीदा था हायर प्राइस में, अभी मार्केट में कम प्राइस है, उस वजह से लिफो मेथड में आप क्या कर रहे हो, उसे लो प्राइस में शो कर रहे हो। लेकिन फीफो में क्या होगा कि जो प्राइस में आपने खरीदा था उस टाइम पे उसी प्राइस पे आप शो कर रहे हो। और फॉलिंग प्राइस के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल वो कम होगा कंपेरेटिव टू जितना आप प्रोडक्ट को चार्ज कर रहे हो, ठीक है। और एक बेनिफिट जो है, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपका रिसेंट परचेज होगा और उस हिसाब से आपको रिसेंट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फीफो मेथड अगर हम बात करें, इट इज द प्राइस, इफ द प्राइस फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली दिस मेथड मे लीड टू ए क्लरिकल एरर। अगर सर प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस टाइम पे ये मेथड आपको सही आंसर नहीं देगा। दूसरा है, सिंस ईच इशू ऑफ द मटेरियल टू प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक परचेज प्राइस, the cost charged to the same job are likely to be so a variation from the period to period। क्योंकि जितना भी आप इश्यू करोगे ना मटेरियल, एक बार आपने खरीदा उसको इमीडिएटली अगर आप इश्यू कर रहे हो तो ईच इश्यू का जो प्राइस है वो सेपरेट होने वाला है प्रीवियस वन से। उस केस में क्या होगा कि मटेरियल की जो कॉस्ट है ना, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट हायर रहेगा, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट में भी लोअर रहेगा, ठीक है। In the case of rising price, the real profit of the concern being low, while the profit in the books will appear high. This may lead to inability of the firm to meet the material purchase demand at the current market price. अब होगा क्या, क्योंकि अगर प्राइस राइज कर रहा है ना तो ये मेथड बहुत ही मतलब लो प्रॉफिट शो करेगा, क्योंकि
अभी प्राइस बढ़ता जा रहा है, आपने सस्ते में खरीद लिया था तो प्रोडक्ट को आप सस्ता चार्ज कर रहे हो, तो जितना प्रोडक्ट प्रॉफिट अर्न करेगा ना उतना सफिशिएंट नहीं होगा रिप्लेसमेंट करने के लिए, मार्केट में सामान खरीदने के लिए या फिर मार्केट में फ्रेश रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। ठीक है सर, अगर हम लिफो की बात करें तो लिफो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जो प्रोडक्ट आपने लास्ट में खरीदा होगा, जो रॉ मटेरियल आपने लास्ट में खरीदा होगा, वो आप सबसे पहले इशू करोगे अंडर लिफो मेथड। लिफो मेथड जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है ना, ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड और पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसिंग, द यूज ऑफ लिफो मेथड वुड हेल्प टू एंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिटरमाइंड ऑन द एबव बेसिस इज अप्रोक्सीमेटली द करेंट वन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, जब राइजिंग प्राइस होगा, राइजिंग प्राइस के केस में क्या होगा, फीफो में लिफो मेथड बहुत बेनिफिटेड होगा, जबकि फॉलिंग प्राइस के केस में फीफो मेथड ज्यादा बेटर होगा। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, इसमें भी वही चीजें सर कि यहाँ पे जो मटेरियल है, देखो बहुत ही सिंपल है, द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इशू विल बी आइदर नियरर टू और विल रिफ्लेक्ट द करेंट मार्केट प्राइस। जो भी आप मटेरियल इशू कर रहे हो प्रोडक्शन को, या तो वो नियरर प्राइस शो करेगा, मतलब रिसेंटली जो प्राइस था, या फिर जो करंट मार्केट प्राइस है उस बेसिस पर आप शो कर सकते हो। Thus the cost of the goods produced will be related to the trend of the market price of the material. So इस हिसाब से क्या होगा फीफो में, क्योंकि आप करेंटली जो रिसेंटली आपने परचेज किया है उससे पहले यूज करते हो, तो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट सपोज प्राइस बढ़ रहा है तो उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी हायर रहेगा, मार्केट में अगर प्राइस कम हो रहा है तो उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम रहेगा। ठीक है, the use of the method during the period of rising price does not reflect undue high profit in the income statement as it was under fast in fast out method और average method। जब प्राइस ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट लिफो मेथड में शो नहीं करेगा, मतलब लिफो में करेक्ट प्रॉफिट शो करेगा, जबकि फीफो में अननेसेसरी ज्यादा प्रॉफिट शो कर सकता है, विच इज नॉट एक्चुअल। ठीक है, in case of falling price the profit tend to be rise due to lower material cost, yet finished product are appear to be more competitive and are at market price। अगर आप फॉलिंग प्राइस के केस में देखोगे, फॉलिंग प्राइस के केस में भी एक ये क्या करता है, बहुत ही सिंपल है, करंट मार्केट प्राइस को लेता है, तो उस हिसाब से आपको करंट मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में जो अभी रेट चल रहा है उस हिसाब से प्रोडक्ट शो करता है। ओवर ए पीरियड द यूज ऑफ द लिफो हेल्प्स इन आयरन आउट द फ्लक्चुएशन इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में जो फ्लक्चुएशन होता है वो लिफो मेथड में आप बहुत कम कर सकते हो। ठीक है सर, इस सिस्टम की नेगेटिव कहिए बहुत ही सिमिलर है कि यहाँ पे अगर फॉलिंग प्राइस है तो मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट आपको शो नहीं करेगा। फॉलिंग प्राइस के टाइम पे दिस मेथड विल नॉट गिव द करेक्ट आंसर एज लाइक फीफो मेथड। ओके, चलो तो इसके सर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फीफो मेथड के एंड लिफो मेथड के। दो क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन है सीए में मैट का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सीए में मैट का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का है। ये वाला क्वेश्चन हम फटाफट लिफो मेथड में सॉल्व कर लेते सो दैट आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में आपको लिफो मेथड किस तरह से करना है, फीफो मेथड किस तरह से करना है। ठीक है, तो सर चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रिपेयर ए स्टोर्स लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अडॉप्टिंग फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ द इश्यू ऑफ द मटेरियल। तो सर फीफो मेथड में ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, तो चलिए फटाफट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या डाटा अवेलेबल है, 2024 मार्च 1 में ओपनिंग बैलेंस हमारा जो था वो कितना था 500 टन एट ए रेट ऑफ 200 रुपीज। मार्च 3 में आपने इशू किया 70 टन। मार्च 4 में 100 टन, मार्च 5 में 80 टन। फिर 13 मार्च को आपने रिसीव किया है, परचेज रिसीव किया है कितना, रिसीव फ्रॉम द सप्लायर 200 टन एट ए रेट ऑफ 190। मार्च 14 में रिटर्न फ्रॉम द डिपार्टमेंट ए 15 टन। मार्च 16 में आपने किया 180 टन इशू। मार्च 20 में आपने किया रिसीव फ्रॉम द सप्लायर 240 टन एट ए रेट ऑफ 195। मार्च 24 में 300 रुपीज टन इशू, 300 टन इशू। मार्च 25 में आपने रिसीव किया फ्रॉम द सप्लायर 320 टन एट ए रेट ऑफ 200। मार्च 26 में आपने डिपार्टमेंट बी को इशू किया 115 टन। मार्च 27 में रिटर्न फ्रॉम द डिपार्टमेंट बी 35 टन। मार्च 28 में रिसीव किया फ्रॉम सप्लायर 100 टन। तो चलिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम लोग और वहां पे हम लोग ये आंसर करने वाले। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको 3 इंपॉर्टेंट कॉलम बनाना है। एक तो आपका रहेगा डेट वाला कॉलम, ठीक है, और उसके साथ आपका रहेगा ये वाला, ठीक है, ये आपका रहेगा डेट
ठीक है। उसके बाद इसमें रहेगा 3 आइटम्स, पहले रहेगा रिसिप्ट, फिर इसके बाद रहेगा इशू और इसके बाद रहेगा बैलेंस। ठीक है, तो इसमें रहेगा रिसिप्ट्स, इसके बाद आपका आ जाएगा इशू, इसके बाद आपका आ जाएगा बैलेंस। रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। ठीक है, तो रिसिप्ट में भी रहेगा आपका क्वांटिटी, उसके बाद रहेगा रेट, उसके बाद रहेगा आपका अमाउंट। ठीक है, चलो देखते हैं। अमाउंट, तो ये रहेगा आपका क्वांटिटी, ये रहेगा आपका रेट और ये रहेगा आपका अमाउंट। इशू में भी वही रहेगा आपका क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसमें भी आपका रहेगा क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। बैलेंस में भी आपका रहेगा क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, चलो अब इनका टोटल कर लेते हैं। अमाउंट, ठीक है, चलो ओके डन। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सर मार्च 1 में क्या हुआ है। ओके, मार्च 1 में आपका हुआ है फर्स्ट मार्च। फर्स्ट मार्च में सर आपका ओपनिंग बैलेंस, सर ओपनिंग बैलेंस आपका कितना था फर्स्ट मार्च की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, बहुत ही सिंपल है। देखो ओपनिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी है 500, सर रेट कौन सी हिसाब से, रेट है 200 के हिसाब से। टोटल वैल्यू सर कितना है, 1 लाख का टोटल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है फर्स्ट मार्च को 500 रुपीज़, मतलब 500 टन 200 रुपीज़, और ये टोटल अमाउंट कितना हो गया 1 लाख। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड मार्च को, थर्ड मार्च को आपका क्या हुआ है, इशू हुआ है, बहुत ही सिंपल 70, तो 70 आपका इशू हुआ है एट ए रेट ऑफ 200 जो अवेलेबल है। तो सर कितना हो जाएगा 1400, सॉरी 14,000। तो बैलेंस आपका कितना आ जाएगा 430, ये आ जाएगा 200 और ये आपका आ जाएगा 86,000। ठीक है, लास्ट वाला आप लोगों को दिखेगा, थोड़ा सा लेट में दिखेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है बिल्कुल। हाँ, उसके बाद सर आपका 4th मार्च में भी आपका इशू हुआ है। 4th मार्च में कितना सर इशू हुआ है 100, ये भी सर 200 के हिसाब से है और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो अब आपका बच जाएगा कितना सर 330 और 200 के हिसाब से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 66,000। उसके बाद सर आपका 5th मार्च को भी एक इशू हुआ है। सर 5th मार्च को कितना इशू हुआ है 80, 200 के हिसाब से, तो ये भी आ जाएगा 16,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 250 आपका बच जाएगा 200 के हिसाब से। तो सर कितना आ जाएगा टोटल 40,000, सॉरी 50,000। सही है सर, यहाँ तक सही है, जरा कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। उसके बाद सर चलते 13 अप्रैल को, सॉरी 13 मार्च। 13 मार्च में सर क्या हुआ है, परचेज हुआ है क्वेश्चन, सॉरी 13 मार्च को परचेज हुआ है, कितना हुआ है सर 200, तो परचेज में डालोगे 200 और रेट कितना हुआ है सर 190, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 38,000। सर बैलेंस में कितना आ जाएगा, देखो बैलेंस में 2 आएगा यहाँ पे 250, 200 के हिसाब से 50,000 और 200 आपका 190 के हिसाब से 38,000। तो ये दोनों आ जाएंगे, आप इन दोनों को ऐसे करके लिख सकते हो ब्रैकेट में। सही है, उसके बाद रिटर्न फ्रॉम द डिपार्टमेंट ए 15 टन्स। तो सर डिपार्टमेंट ए को हमने इशू किया था और वहां से रिटर्न आ गया है, कितना आया है
15 टन्स, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सर हम लोग क्या करेंगे, 15 टन हम लोग रिसिप्ट में डाल देंगे 14 मार्च को 15 टन्स। अब हमने इससे पहले कौन सी अमाउंट पे इशू किया था सर, ऑब्वियसली 200 में इशू किया था, तो ये जो रिटर्न आएगा ये भी 200 में आया होगा, तो ये आ जाएगा 3000, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यू डालोगे तो सर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा 250, 200, उसके बाद 15, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 190 और ये आ जाएगा 200। ये तीनों रेट वाले मटेरियल आपके पास रहेंगे, एक आएगा 50,000 का, एक आएगा 38,000 का और एक आएगा 3,000 का। सही है सर, जरा यहाँ तक देख लीजिए। सही है सर, चलो यहाँ तक देख लो, हाँ यहाँ तक सही है। चलो अब हम लोग बात करेंगे 16 मार्च की। तो सर 16 मार्च की अगर हम बात करें, 16 मार्च को क्या हुआ है, इशू किया गया है 180। तो सर 180 यूनिट्स हमारे पास 250 वाले अवेलेबल है, तो 250 200 के रेट में अवेलेबल है, तो 200 ले लो, ये कितना आ जाएगा 36,000। तो सर इसके बाद आपके बचेंगे कितने, देखो ये आ जाएंगे आपके 70 एट ए रेट ऑफ 200, 200 एट ए रेट ऑफ 190, उसके बाद 15 एट ए रेट ऑफ 200, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सर, पहला वाला आ जाएगा 14,000, उसके बाद 38,000, उसके बाद सर 3,000। सर उसके बाद आ जाएगा 20 मार्च। 20 मार्च की अगर हम बात करें तो हमारा परचेज हुआ है 240 का, 240 एट ए रेट ऑफ 195, तो सर 46,800 आपका टोटल आ गया। तो सर इसका भी हम लोग क्या करेंगे, देखो इशू में अगर डालेंगे, सॉरी बैलेंस में डालेंगे, तो 70, 200, 15, 240, चार आपका स्टॉक में आ जाएगा। ये आएगा 200 की रेट में, ये आ जाएगा 190 के रेट में, ये 200, ये भी सर 195। तो अगर हम बात करें, ये आ जाएगा 14,000, ये आएगा 38,000, ये आएगा 3,000 और ये आएगा आपका 46,800। सो फीफो मेथड टाइम टेकिंग है स्टूडेंट्स, फीफो मेथड को आपको बार बार ऐसे रिपीटेडली करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका है 24 मार्च की अगर हम बात करें, तो 24 मार्च में आपका सर क्या हुआ है, देखो इश्यू हुआ है आपका 300 टन्स। 24 मार्च में आपका क्या हुआ है, आपका 300 टन्स इश्यू किया गया है। 24 मार्च में आपका क्या किया है, 300 टन्स इशू किया गया। अच्छा 300 टन्स में सर कहाँ से आएगा, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपका आ जाएगा 70 रुपीज़ वाला, मतलब 70 टन एट ए रेट ऑफ 200, तो ये 14,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद सर आपका 200 आ जाएगा एट ए रेट ऑफ 190, तो सर ये आ जाएगा पूरा का पूरा 38,000। उसके बाद सर 15 आ जाएगा एट ए रेट ऑफ 200, तो सर ये आ जाएगा 3,000, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद और 15 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 195 के हिसाब से, और ये आ जाएगा 2925, ठीक है। तो सर उसके बाद हमारा जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, बैलेंस हमारा बचेगा 225 एट ए रेट ऑफ 195, जो आपका रेट सर कितना आ जाएगा 43,875। सही है सर, चलो यहाँ तक क्लियर।
अब सर हम लोग बात करेंगे आपका 25 को। 25 मार्च की अगर मैं बात करूं तो इस दिन को आपका क्या हुआ है, 320 आपने परचेज किया है एट ए रेट ऑफ 200, यानी कि 64,000 आपका टोटल रिसीव हुआ है। तो ये होगा 225 एट ए रेट ऑफ 195, यानी कि 43,875। और ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 320 इंटू 200, यानी कि 64,000। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 26 को, 26 मार्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इशू है 115 एंड ये 195 के रेट में हो जाएगा 22,425। तो आपका ये बचेगा 110 बचेगा ना, हाँ 110 एट ए रेट ऑफ 195, जो कि आपका आ जाएगा 21,450। उसके बाद आपकी बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना बचेगा 225 बोल रहा हूँ 320, जो कि आपका आ जाएगा 200 और ये हो जाएगा 64,000। ठीक है सर। चलो उसके बाद आपके बचते 27 मार्च एंड 28 मार्च, ये दोनों हैं। तो जरा 27 और 28 को कर लेते हैं। इससे पहले इसको जरा आप कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले आप 16 तक यहां तक फोटो ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर, नहीं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहां से फोटो ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है, हो गया 16 तक हो गया। उसके बाद 16 से लेके यहां तक ले लीजिए पूरा 26 तक। सही है सर। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में भी सर वही होगा। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग 3 कॉलम्स बनाएंगे रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस के लिए। 1 2 एंड 3। इसका भी 1 2, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा। इसका भी आपका आएगा 1 2 एंड उसके बाद 3। तो ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है। डेट ये रिसिप्ट में आ जाएगा, ये इशू में आ जाएगा, और ये आ जाएगा बैलेंस में। रिसिप्ट इशू बैलेंस। ठीक है। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं 27 मार्च की। 27 मार्च में सर क्या है, देखो रिसिप्ट हुआ है, मतलब रिटर्न हुआ है डिपार्टमेंट बी से 35 एट ए रेट ऑफ 195 होगा, और ये आ जाएगा 6825। ठीक है। तो सर बैलेंस में कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 110 पहले था, उसके बाद 320, अब ये आ जाएगा 35। ये 195 के रेट में आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 200 के रेट में, और ये आ जाएगा 195 के रेट में। तो ये सर कितना है 21,450, ये आपका आ जाएगा 64,000, और ये आपका आ जाएगा 6,825। उसके बाद सर परचेज हुआ है 28 मार्च को। 28 मार्च को परचेज सर कितना हुआ है 100 एट ए रेट ऑफ 200, तो ये हो जाएगा 20,000। तो सर ये भी आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा। 110 320, इन तीनों को एक टोटल कर लीजिए, फिर ये आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगा 195 200 195, उसके बाद आपका आ जाएगा 200। तो 21,450, उसके बाद 64,000, उसके बाद 6,825, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, हो गया आप लोगों का। जरा देख लीजिए इसे। सही है सर। सो सर फीफो मेथड खत्म हो गया।
नाउ इट्स टाइम फॉर लिफो मेथड। ओके, अब ये सेम सॉल्यूशन हम लोग लिफो मेथड में भी कर सकते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें लिफो मेथड हम लोग फटाफट कर लेंगे। ठीक है, चलो फीफो मेथड क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल सर, डन। अब हम लोग एक क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करेंगे जो कि आपकी लिफो मेथड में होने वाला है। ये भी आपके सीएमए बुक में ये क्वेश्चन है। ओके, ये भी आपके सीएमए बुक में क्वेश्चन होने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। From this information provided under, you are required to prepare a statement showing the issue would be priced if the LIFO method is followed। बहुत सिंपल है। February 1 में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 100 यूनिट एट ए रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। ओके, February 2 में रिसीव हुआ है 200 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10.50 पर यूनिट। February 3 में अगेन रिसीव हुआ है 300 यूनिट एट ए रेट ₹10.6 पर यूनिट। फिर February 4 में इशू हुआ है 400 यूनिट टू जॉब ए वाइड MR नंबर मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर 15। ओके, फिर इशू हुआ है February 6 में 120 यूनिट्स। ओके, फिर February 7 में रिसीव हुआ है, फिर February 8 में इशू हुआ है, फिर रिसीव फिर इशू। ठीक है, चलिए बनाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, इमीडिएटली बनाएंगे। रेडी? इसका भी हम लोगों को 3 इस तरह से कर लेना है। ओके, डेट। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा रिसिप्ट्स। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा इशू, उसके बाद आपका आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, अगर तीनों के हम लोग करने के लिए चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, चलो डन। डेट में एक छोटा सा कॉलम ले लेते सर, फिर आपका रिसिप्ट में 3 आएगा, एक आएगा क्वांटिटी, एक आएगा रेट और एक आएगा अमाउंट। इशू में भी सर वही आएगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सर बैलेंस में आएगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसमें भी वही आएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर करते हैं February 1। ओके, February 1 में सर कितना है आपका बैलेंस? 100 है आपका बैलेंस। ओके, एट ए रेट ऑफ ₹10 यानी कि 1000 होने वाला है आपका आंसर। ओके, सो फर्स्ट February। उसके बाद आपका आता है सेकेंड February। सेकेंड February में आपने परचेज किया है सर कितना यूनिट? 200 यूनिट एट ए रेट ऑफ 10.50। तो टोटल आपका कितना अमाउंट हो जाएगा? 2100। आपका वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, ये 100 आएगा, ये आएगा 200, ये आएगा 10 और ये आएगा 10.5। तो यहाँ पे सर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 2100। फिर सर थर्ड February को आपका कितना हुआ है? थर्ड February को आपने परचेज किया है 300 का। थर्ड February को आपने 300 का परचेज किया एट ए रेट ऑफ 10.60। तो ये आपका आ जाएगा 3180। तो इसकी अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो 100, 200, 300, 10, 10.5, 10.6। ये आपका 1000, ये आपका 2100 और ये आपका 3180। ठीक है, उसके बाद सर 4th February को आपका क्या हुआ है? इशू हुआ है। 4th February को आपने इशू किया है, कितना इशू किया है? 300 यूनिट आपने इशू किया है। तो आप लिफो मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप सबसे लास्ट वाला इशू करोगे। तो 300 आपने लास्ट में खरीदा था एट ए रेट ऑफ 10.6। तो यहाँ पे 10.6 में वो इशू हो जाएगा 3180। तो आपका अभी बैलेंस कितना बचेगा? 100 एंड 200, 10 एंड 10.5 में। तो आंसर आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 2100। उसके बाद 6th February को अगेन आपने इशू किया है। अगेन आपने कितना इशू किया है? 6th February को 100 आपने इशू किया है। तो
सॉरी सॉरी, आप यहाँ पे 400 है ना, हाँ हाँ हाँ, 300 नहीं है, 400 है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। तो आपने और 100 इशू किया है एट ए रेट ऑफ 10.50, जो कि आपका होने वाला है 1050। ठीक है, तो आपका बैलेंस सर कितना आ जाएगा? बैलेंस आपका आ जाएगा 100 एट ए रेट ऑफ 10, 100 एट ए रेट ऑफ 10.5, तो ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 1050। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन इशू किया है 6 फरवरी को। 6 फरवरी को आपने इशू किया है कितना सर? आपने 6 फरवरी को 120 इशू किया है। 100 आपका आ जाएगा 10.5 में, 20 आपका आ जाएगा 10 में, तो ये 1050 आ जाएगा और ये आ जाएगा 200। सो बाकी बचेगा आपका 80 बैलेंस में एट ए रेट ऑफ 10, यानी कि 800। ठीक है सर, चलो उसके बाद आगे बात करते हैं सर। तो 6 अप्रैल खत्म हो गया, अब बात करते हैं 7 अप्रैल को, सॉरी 7 फरवरी को। 7 फरवरी को हमने परचेज किया है, कितना परचेज किया है? 400 एट ए रेट ऑफ 11, यानी कि 4400 हो जाएगा आपका टोटल, और इसमें आ जाएगा 80 एंड एक आ जाएगा 400, तो 10 800 आएगा और 11 4400 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा 8 फरवरी को आपने इशू किया है 200, तो 200 अगर हम बात करें तो 200 11 के हिसाब से 2200 होता है, तो ये आ जाएगा एक 80 और एक आ जाएगा 200 10 एंड ये 11, तो ये 800 आएगा और ये आ जाएगा 2200। ठीक है सर, उसके बाद सर हम लोग बात करें तो आपका एक डेट आएगा 12 फरवरी। 12 फरवरी को परचेज हुआ है 300 एट ए रेट ऑफ 11.40 और ये आ जाएगा 3420। तो उस केस में सर आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? 80 200 उसके बाद 300 10 11 और 11.40, तो 800, उसके बाद आपका आ जाएगा 2200, उसके बाद 3420। आपने 13, उसके बाद क्या आ जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी में क्या है सर? 200 हमने अगेन परचेज किया है एट ए रेट ऑफ 11.50, तो ये सर कितना आ रहा है? 2300। तो इसका टोटल स्टॉक अगर हम लोग कैलकुलेट करें अब 80 200 300 और उसके बाद 200। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 11 11.40 11.50। ठीक है, सो ये आ जाएगा 800 2200 3420 2300। ठीक है, चलो सर उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके बाद आपका था 17 फरवरी, जिसमें आपने इशू किया है कितना सर? 400 यूनिट्स। ओके, अब हमारे पास पहले अवेलेबल है 200 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 11.50, फिर आ जाएगा और 200 यूनिट्स 11.40 में, तो ये आ जाएगा 2300 और ये आपका कितना आ जाएगा 2280
तो आपका जो स्टॉक आ जाएगा वो बचेगा 80, 200, 100। ये आ जाएगा 10 के हिसाब से, ये जाएगा 11 के हिसाब से, और ये आ जाएगा 11.40 के हिसाब से। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 800, ये आ जाएगा 2200, और ये आ जाएगा 1140। खत्म टोटल। बिल्कुल सर। तो जरा कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग 7 तक कॉपी करिए। बिल्कुल 7 तक कॉपी करिए यहाँ तक। उसके बाद आप लोग 8 से लेके यहाँ तक टोटल कॉपी करिए, मतलब टोटल फोटो ले लीजिए एक बस। खत्म हो गया सर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सर वेटेड एवरेज मेथड के बारे में। ठीक है सर, सिंपल एवरेज क्या एग्जाम में आएगा? आंसर इज नो, सिंपल एवरेज एग्जाम में नहीं आएगा। तो सिंपल एवरेज के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, हम लोग वेटेड एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, उसके बाद ये वाला जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला है मटेरियल का, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है चलो। तो सर वेटेड एवरेज में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले, आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, सीए में मैथ का ये क्वेश्चन है। अगर मैं इल्यूस्ट्रेशन की बात करूं तो बहुत सारे बुक में ये इल्यूस्ट्रेशन 5 होगा। ठीक है, बहुत सारे बुक में ये क्या होगा, आपका इल्यूस्ट्रेशन 5 जो है ना आपकी बुक का, उसमें होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, डिसेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगर वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखो अब होता क्या है, तीनों ही केस में, सिंपल एवरेज की केस में क्या है, सिंपल एवरेज के बारे में अगर मैं बोलूं तो सिंपल एवरेज में आपका क्या होता है, जो बैलेंस का रेट होता है ना, दोनों में बैलेंस का जो रेट होता है, क्योंकि आपका रिसिप्ट एंड इशू में तो जितने भी रेट में होगा उसी होगा, बैलेंस का जो रेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बैलेंस कौन सी रेट में होगा। जैसे इससे पहले हम लोग जो भी करते हैं कि हमारे पास जितने वेराइटी ऑफ और फिर जितने डिफरेंट रेट ऑफ स्टॉक है, उस स्टॉक को हम लोग अलग अलग शो करते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ना कि अगर हमारे पास 110 का 195 वाला रुपीज है, 320 वाला स्टॉक जो है वो 200 वाला है, 200 रुपीज वाला स्टॉक मतलब 320 है। अगर 195 वाला रुपीज वाला स्टॉक 100 है, 110 है, 200 वाला स्टॉक 320 है, 195 वाला 35 है, 200 वाला अगेन 100 है। तो इसे हम ऐसे अलग अलग करके शो करते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज मेथड में क्या होगा कि हम लोग जो बैलेंस है ना वो पूरा क्वांटिटी शो करेंगे कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना है और उसका रेट कितना है। ठीक है, सिंपल एवरेज में क्या होगा, जो बैलेंस वाला कॉलम है उसमें रेट कुछ नहीं आएगा। सिंपल एवरेज में क्या होगा, बैलेंस वाला जो रेट कॉलम है ना वो खाली रहेगा पूरा का पूरा, और टोटल आप कर लीजिए। आपको एवरेज करना है रेट का एवरेज। सपोज एक रेट है 11, एक रेट है 10 और एक रेट है 12। आपको इसे क्या करना है, 11 प्लस 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। ये सिंपल एवरेज में फॉलो किया जाएगा। जो इशू के लिए रेट लिया जाएगा सिंपल एवरेज में, बस आप इतना समझ लीजिए कि सिंपल एवरेज में जो इशू के लिए रेट लिया जाएगा वो रेट्स का एवरेज होगा। सिंपल एवरेज जो है वो रेट्स का एवरेज है। और सर वेटेड एवरेज तो इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल एवरेज है रेट्स का एवरेज, और मैं अगर वेटेड एवरेज की बात करूं तो वेटेड एवरेज में सर क्या है, वेटेड एवरेज की जो रेट आएगा ना वो रेट कैसे आएगा, बैलेंस अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय बैलेंस क्वांटिटी, बैलेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय बैलेंस क्वांटिटी। तो आपके बैलेंस में जितना अमाउंट होगा टोटल उसको ले लेंगे और टोटल बैलेंस क्वांटिटी को ले लोगे, जो भी रेट आएगा वो आ जाएगा नेक्स्ट इशू का रेट। नेक्स्ट इशू की रेट अगर हम सिंपल एवरेज में बात करें तो रेट्स की एवरेज, अगर आपके पास 4 वेराइटी के स्टॉक है और चारों के रेट अलग अलग है तो चारों का एवरेज ले लीजिए और जो रेट आएगा उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, मटेरियल इशू करना है। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या आ जाएगा,
जो रेट डिसाइड किया जाएगा वो ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि बैलेंस में आपका कितना स्टॉक है उसका टोटल, और बैलेंस में कितना वैल्यू है स्टॉक का उसका टोटल, तो बैलेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय बैलेंस क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग सर सिंपल एवरेज करने नहीं वाले क्योंकि ये एग्जाम में आता ही नहीं है। वेटेड एवरेज आपके एग्जाम में आ सकता है, तो यही वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप सिंपल एवरेज अपने बुक्स के बुक से आपका इसका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, चलो वेटेड एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला कैलकुलेट वेटेड एवरेज। ओके, मटेरियल डी बोल के एक मटेरियल है, 2024 फरवरी 1 में आपका बैलेंस कितना था, सॉरी परचेज कितना हुआ है 100 यूनिट एट ए रेट ऑफ ₹10। ओके, फरवरी 2 में अगेन परचेज हुआ है 200 एट ए रेट ऑफ 10.2। फरवरी 5 में इशू हुआ है 2.50। अब देखो अगर सिंपल एवरेज होता तो आप क्या करोगे, इस इशू का प्राइस कैसे डालोगे, 10 प्लस 10.20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10.10। लेकिन वेटेड एवरेज में वही मेथड अलग हो जाएगा। फरवरी 7 में परचेज हुआ है 200 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10.5। फिर 10 में परचेज हुआ है 300 यूनिट एट ए रेट ऑफ 10.80। फरवरी 18 में इशू हुआ है 200 यूनिट टू जॉब जेड वाइड एमआर नंबर 17। फिर आपका परचेज हुआ है 100 यूनिट एट ए रेट ऑफ 11 एंड फरवरी 25 में आपका परचेज हुआ है, सॉरी इशू हुआ है 150 यूनिट। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मार्च आप लोगों का है। ठीक है, फर्स्ट मार्च को आपका इस स्टॉक कितना परचेज किया गया सर, 100 एट ए रेट ऑफ 10। तो टोटल कितना आ जाएगा सर 1000। इशू में कुछ नहीं पड़ेगा, नॉर्मल इसमें आ जाएगा 100, 10 और 1000। सही है सर, चलो फिर आपका परचेज किया गया है सेकेंड मार्च को जो कि है 200 यूनिट और ये है 10.20 की रेट में। तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 2040। अब यहाँ पे डिफरेंस है, देखो हम फीफो में क्या करते थे 100 डालते थे फिर उसके नीचे 200 डालते थे, सेम विथ लिफो हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा पूरा का पूरा 300। ठीक है, और अमाउंट में कितना आ जाएगा, इन दोनों को मिला लो 3040। ठीक है, सो एवरेज रेट सर कितना आ जाएगा, आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। ये जो रेट आएगा ना, यहाँ पे जो रेट आएगा ये आएगा 10.13। सर ये 10.13 आया कैसे, बहुत ही सिंपल, 3040 डिवाइडेड बाई 300 यानी कि इससे और इससे डिवाइड कर लीजिए। सही है, तो ये वाला रेट आ जाएगा और ऐसे ही हर एक रेट अब हमको निकालना है। ठीक है, चलो उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है 5 मार्च। 5 मार्च को आपका कितना इशू हुआ है सर, 250 इशू हुआ है। कौन से रेट पे होगा सर, 10.13। उस हिसाब से कितना हो जाएगा 2533। तो सर बचा कितना 50, 10.13 और ये कितना आ जाएगा सर आपका 507। ठीक है, उसके बाद आपका 7 मार्च को आपने परचेज किया है 200 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10.50। तो सर आपका कितना हो जाएगा 2100। सर बैलेंस कितना हो जाएगा 250 और ये रेट कितना हो जाएगा 2607। ठीक है, तो सर इसका रेट कितना आएगा, इसको इसको और इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 10.43। ठीक है, चलो सो 10.43। अब हम लोग बात करेंगे 10th मार्च को। ठीक है, 10th मार्च की अगर हम बात करें 10th मार्च, उसमें क्या आ जाएगा सर, उसमें भी हमने परचेज किया है 300 एट ए रेट ऑफ 10.80। तो आ जाएगा 3240। इसमें भी कुछ बैलेंस नहीं है, टोटल कितना आ जाएगा 550 और आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये टोटल करेंगे तो 5847। रेट आ जाएगा 10.63। ठीक है सर, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो
उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर 13 मार्च। 13 मार्च में हमने इशू किया है, कितना इशू किया है सर 200। ओके 200 हमने इशू किया है एट ए रेट ऑफ 200 हमने इशू किया है सर एट ए रेट ऑफ 10.63। तो कितना आ जाएगा 2162। आपके सर कितना बच जाएगा 350। 350 का कॉस्ट कितना आ जाएगा सेम 10.63 के हिसाब से आपका टोटल कितना आ जाएगा 3721। ओके उसके बाद सर आपका 18 मार्च में कितना हुआ है, अगेन आपने वही 200 इशू किया है 10.63 के हिसाब से, ये भी आ जाएगा 2162। आपके पास अब बचेगा कितना 1050 सॉरी 1.150। उसके बाद इसमें 36 अगर करेंगे तो 1595 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है अब इसमें फिर से हम लोग 28 मार्च को परचेज करेंगे 100, जो कि 11 की रेट के हिसाब से 1100। तो सर टोटल आपका कितना हो जाएगा 250 और ये आपका कितना हो जाएगा 2695। अगर रेट हम लोग बोले तो ये आ जाएगा 10.78। ठीक है इसका और इसका डिवीजन अगर हम लोग करेंगे। अब सर 25 मार्च को हम लोग कितना करेंगे, 25 मार्च को हमने अगेन इशू किया है, कितना इशू किया है 150 एट ए रेट ऑफ 10.78। तो इस हिसाब से सर हमारा कॉस्ट कितना आ जाएगा 1617 और टोटल जो हमारे पास 100 बचेगा उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा सर 1078। ठीक है सर चलो जरा इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है इसे कॉपी कर लीजिए और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा मटेरियल का रिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोनों पार्ट्स में। अब इसे आप एक रिवीजन मतलब रिवीजन कंसीडर मत कीजिए, इसे आप एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अगर आपने मटेरियल बिल्कुल नहीं पढ़ा है या फिर मटेरियल के क्वेश्चंस आपको कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो इसमें थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगेगा, एक एक चैप्टर में मे भी 2 घंटा 3 घंटा आपका लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक बार देख लोगे ना एग्जाम से पहले, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन करना ही मतलब क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है। अगर आप इसे एक बार स्किप नहीं करके पूरा देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है इसको जरा फोटो ले लीजिए और इसी के साथ मटेरियल का जो क्वेश्चन का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो एमसीक्यू आएगा मटेरियल उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसी चैनल पे एमसीक्यू जो अपलोड है तो वो एमसीक्यू आप लोग देख सकते हो। ठीक है चलो।